अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से पैंडास का एक जो ऑब्जेक्ट होता है सीरीज़, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं और किस तरीके से उसको हम अपने डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीरीज़ का जो रिव्यू था उसके अंदर हमने ये जाना था कि किसी भी तौर पर सीरीज़ के अंदर जो भी हमें डेटा स्टोर करना है उसका वन डायमेंशनल होना ज़रूरी है, यानी कि वो सिंगल डायमेंशन में होगा। एक डायमेंशन के अंदर उसका डेटा होगा और साथ साथ उसकी इंडेक्सेस होंगी। तो जो सीरीज़ है वो एक सिंगल डायमेंशनल डेटा के लिए स्टोर होता है। अब अगर हमें डेटा जो है वो मल्टीपल डायमेंशंस में इस्तेमाल करना है, यानी कि डेटा जो है वो एक से ज़्यादा डायमेंशंस में है, जो कि नॉर्मली तौर पर होता भी है, तो उसके लिए हमें जो है वो सीरीज़ के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं पैंडास का एक और ऑब्जेक्ट, उसका नाम है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो है वो सीरीज़ के साथ साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल डायमेंशन डेटा को इस्तेमाल करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। सीरीज़ जो है वो सिंगल डायमेंशनल है, जैसा कि हम यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक सीरीज़ के रिव्यू के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपनी, कि सीरीज़ के अंदर एक हमारे पास वैल्यूज़ का कॉलम है और एक इंडेक्स का कॉलम है। ये एक हमारी सीरीज़ है। इसी तरह दूसरी सीरीज़ है, एक हमारी पहले सीरीज़ थी एप्पल्स की और उसके बाद दूसरी सीरीज़ थी ऑरेंज की। अब हम आते हैं डेटा फ्रेम के ऊपर। डेटा फ्रेम जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं। आप ये देखें, इसमें 4 कॉलम्स हैं। एक नेम का कॉलम है, एक टीम का कॉलम है, एक नंबर का कॉलम है, एक पोजीशन का कॉलम है और फिर एज का कॉलम है। और साथ साथ एक इंडेक्स भी चल रही है जिसको हम रोज भी कह सकते हैं। यहां पर देखें, जो लेफ्ट साइड के ऊपर 0 1 2 3 ऊपर से नीचे तक हम जा रहे हैं, ये क्या है, हमारी रोज हैं और इन रोज के नंबर्स भी पड़े हुए हैं जिसको हम इंडेक्स कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैंडास के डेटा फ्रेम में हम मल्टीपल कॉलम्स स्टोर कर सकते हैं और उन मल्टीपल कॉलम्स के नाम भी हम रख सकते हैं और साथ साथ एक इंडेक्स कॉलम जो एडिशनल है या एक इंडेक्स जो है वो एडिशनल भी स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें किसी भी रो को एक्सेस करना है तो इंडेक्स के थ्रू रो को भी एक्सेस कर सकते हैं और किसी कॉलम को एक्सेस करना है तो वो भी हम जो है उसके नंबर के जरिए या उसके नाम के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। यहां मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि इंडेक्स जो है पैंडास में, चाहे वो सीरीज की इंडेक्स हो या डेटा फ्रेम की इंडेक्स हो, दोनों सूरतों के अंदर ये जो इंडेक्स है हमारी, ये न्यूमेरिकल भी हो सकती है, ऑटोमेटिक 0 1 2 3 4, और नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती है। नॉन न्यूमेरिक के अंदर ABCD या कोई भी हम नाम रखना चाहे हम यहां पर कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे ये आप यहां पर देख सकते हैं डेटा फ्रेम है। पहले वाले डेटा फ्रेम के अंदर आप ये देखें कि हमारे पास जो है वो रोज की जो इंडेक्स है वो नंबर्स की फॉर्म में है, जबकि दूसरे वाले डेटा फ्रेम के अंदर हमने क्या किया है, चेंज किया है। अब हमारे पास जो इंडेक्स है वो लेबल फॉर्म में है, यानी कि हमने इंडेक्स के अंदर नॉन न्यूमेरिक डेटा इस्तेमाल किया हुआ है, कंट्री के नॉन न्यूमेरिक कोड इस्तेमाल किए हुए हैं। जबकि इससे पहले जो है हमारे पास पैंडास का डेटा फ्रेम था, उसके अंदर हम जो है वो नंबर्स इस्तेमाल कर रहे थे। तो दोनों चॉइसेस हमारे पास हैं, रोज के नंबर्स भी हो सकते हैं यानी इंडेक्स के नंबर्स भी हो सकते हैं और साथ साथ जो है वो लेबल्स भी हो सकते हैं। ये दोनों चॉइस हमारे पास है, हम जो चाहें। कॉलम्स के जो है वो हम नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलम्स के हम लोकेशन के थ्रू भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम कॉलम के नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास सीरीज है, मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल देखें आप, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि 2 सीरीज हैं। अगर हम 2 सीरीज को मर्ज कर दें तो हम उसकी मदद से भी एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है और वो ये है कि जब हम 2 सीरीज को मर्ज करेंगे और एक डेटा फ्रेम बनाएंगे तो हमारा रिजल्ट डेटा फ्रेम के अंदर 2 कॉलम्स होंगे और एक कॉलम का नाम जैसे कि सीरीज में है सीरीज 1 के नाम पर होगा और दूसरे कॉलम का नाम दूसरे सीरीज के नाम। सीरीज के अंदर हमने कहा था हम टाइटल स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब हम टाइटल स्टोर नहीं कर रहे तो हमारे पास जो है वो चॉइस होती है कि हम टाइटल बाद में दे सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है जो हमें समझना है और जिसको हमें याद रखना है वो है इंडेक्स। जब भी हम 2 सीरीज को या किसी भी डेटा को मर्ज कर रहे होते हैं तो उसकी जो आपस में जब हम मिला रहे होते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर मर्जिंग या वो सेट बनाने के लिए जो चीज की रोल प्ले करती है वो है इंडेक्स। अगर इंडेक्स सेम नहीं होंगी तो हमारा डेटा जो है वो अलग अलग ही रहेगा। अगर हमारी जो है वो इंडेक्स सेम होंगी तो हमारा डेटा जो है वो प्रॉपरली मर्ज हो जाएगा, वरना जो है वो प्रॉपर मर्ज नहीं हो सकेगा। इसको हम फर्दर अपने कोड के जरिए जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, पहला कोड है, ये आपको आई होप के नजर आ रहा होगा। मैं स्क्रीन थोड़ी सी बढ़ा देता हूं।
ठीक है जी, ज़बरदस्त। अब ये स्क्रीन आपके सामने ज़रा थोड़ी बड़ी भी नज़र आ रही है। यहाँ पर देखें इंपोर्ट हम कर रहे हैं पैंडास एज यूजुअल। हमें पैंडा की लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हमने इसका नाम या एलएस दे दिया है। अब हमने 2 सीरीज़ बनाई हैं। ये वही कमांड है जो हम पिछली वीडियोज़ में या पिछली क्लास में हम देख चुके थे। इसमें देखिए एक सीरीज़ थी, उसका हमने नाम रखा एप्पल्स और एक का नाम रखा था हमने ऑरेंजेस। अब इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर हमारे पास 2 सीरीज हैं, हम इन 2 सीरीज को प्रिंट कर रहे हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसको जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें प्रिंट की हैं उसको हटा देता हूं ताकि आपको सही से सीरीज जो है वो प्रिंट होकर नजर आ जाए। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो एप्पल सीरीज भी हमने प्रिंट कर ली, ऑरेंज प्रिंट कर ली। इसके अंदर देखें ये जो चीज है ये हमारी वैल्यूज हैं राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या है, उसकी इंडेक्सेस हैं। ये सारी न्यूमेरिक हैं, ये शो कर रहा है। अच्छा, अब हमें इनको मर्ज करना है। अब हमें इसको मर्ज करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी हम इसलिए बना रहे हैं कि हमें कीज की जरूरत है। ये कीज जो है ये हमारे पैंडास के अंदर एज अ कॉलम नेम इस्तेमाल होंगी। ये वाली कीज हम पैंडास में हमारे डेटा फ्रेम में कॉलम के नाम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और ये जो एप्पल्स हैं और ये ऑरेंजेस के नाम की सीरीज हैं, ये इनकी वैल्यूज जो है वह हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमने क्या किया कि एक डिक्शनरी बनाई, उसकी की जो है वो हमने देखें यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये हमने एप्पल्स दे दी, ऑरेंज दे दिए। ये नाम कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, कांस्टेंट है। और उसके बाद ये हमने वैल्यूज दे दी। अब उसके बाद हम एक अपना डेटा फ्रेम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए कमांड क्या है हमारे पास, वही हम pd की लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, pd.dataFrame, और उसके बाद हमने क्या दे दिया, यहां पर डेटा दे दिया। अब ये देख लें, ये डेटा जो है मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं। इस डेटा के अंदर क्या मौजूद है, एक की मौजूद है एप्पल्स की, और उसकी वैल्यूज जो है वो कहां से उठा के ला रहे हैं हम, एप्पल्स ने। और ये एप्पल्स जो है वो ये एक सीरीज है। इसी तरह एक दूसरी की हम दे रहे हैं ऑरेंजेस, और ऑरेंजेस भी जो है वो एक हमारे लिए क्या है, एक सीरीज है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहां पे मैं ऑरेंज इस्तेमाल कर रहा हूं और यहां पर भी ऑरेंज इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो है वो प्रॉपर टाइप करें, कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि कोशिश करें कि जो जैसे जैसे वीडियो चल रही है आप एक जुपिटर नोटबुक ओपन कर लें, और साथ साथ जो है वो कोशिश करें कि आपकी जो नोटबुक है उसमें आप टाइप करते रहें। जो कोड यहाँ पे कराया जा रहा है, जो कोड जो है मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करें, टाइप करें और उसको देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। कोई मसले मसाइल नहीं है। टाइपिंग करने से एक एडवांटेज ये होगा कि आपकी ये कॉमा, कॉलन, ब्रैकेट वगैरह ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जब इनसे साथ आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपके लिए मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में, ज़रूरी नहीं कि पाइथन में हो, पाइथन में हम डेटा साइंस कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, मल्टी डायमेंशनल डेटा। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस में भी, किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो आपको बड़ा मसला रहता है कि आप जो है वो मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं पे फंस जाते हैं। और उनके फंसने की या आपके कोड में एरर होने की एक वजह जो है वो कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, स्क्वायर ब्रैकेट, ट्रायंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ये भी होता है। तो जब आप इस वीडियो के साथ साथ टाइप कर रहे होंगे तो उससे एक फायदा ये भी होगा कि आपकी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट फोकस जो है वो आपका हो जाएगा। आपका जो दिमाग है वो इन चीज़ों को बड़ा कंसीडर करना शुरू कर देगा। और आपको अगर कहीं एरर आ भी जाएगा, एरर तो फिर भी आएंगे कभी ना कभी, लेकिन जब भी एरर आएगा आप फौरी तौर पर सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यार मैंने कॉमा में तो कोई गलती नहीं कर दी, कॉलन में गलती नहीं कर दी, और आपके एरर के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे और अच्छा आप टाइप कर सकेंगे। तो इन सम अप आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो के साथ जो कोडिंग हो रही है, आप एक जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे और उसके अंदर इस कोडिंग को आप करते रहेंगे। हम इस जुपिटर नोटबुक का भी लिंक जो है वो शेयर करेंगे ताकि अगर आपको ज़रूरत है तो आप डाउनलोड कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप कॉपी पेस्ट ना करें या उस जुपिटर नोटबुक को ना चलाएं, बल्कि इस वीडियो के साथ साथ कोडिंग करें। इससे आपको जो प्रैक्टिस मिलेगी वो शायद कॉपी पेस्ट करने में या हमारी इस जुपिटर नोटबुक को डाउनलोड कर चलाने में इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिल सकती जितनी प्रैक्टिस जो है वो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पढ़ते हैं कि हमने एक किताब का एक कंटेंट जो है वो हमने उठाया। इस कंटेंट के अंदर, इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक की है। डिक्शनरी के बारे में हमेशा आपको याद रखिएगा कि डिक्शनरी में एक की होती है और उसकी वैल्यूज होती हैं। इसके अंदर देखें स्टेट नाम की एक की है और स्टेट नाम की के साथ एक अरे दिया हुआ है। एक इस अरे के अंदर जो है वो स्टेट्स हैं। ये सारी स्टेट्स जो हैं वो यूएसए की हैं, ठीक है, जबकि साथ साथ एयर्स दिया हुआ है और पॉपुलेशन दी हुई है, ठीक है। 3 कीज हैं और 3 कीज के अगेंस्ट में अरेज हैं। आपके पास ये भी एक चॉइस है कि आप जो है वो पहले अरे क्रिएट कर लें और फिर इसमें यूज कर लें। यहां पर अरे की जगह अरे वेरिएबल दे दें। ये मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पर आप ये नहीं चाहते कि यार ये यहां पे बड़ा सा लिखा हुआ है, तो आपके पास ये भी एक चॉइस है कि आप यहां पे इसको काट कर हटा दें, एक नया अरे क्रिएट करें। वेरिएबल का नाम आप रख दें STAT स्टेट, ठीक है, इक्वल टू लगाएं और ये अरे आपका आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक नया आपने अरे बना लिया है और इस अरे का नाम रखने क्या रखा हुआ है, स्टेट, और उसके बाद आपने स्टेट कर दिया। यहां पर कॉमा गलत लगा हुआ है, इसको मैंने हटा दिया है और कॉमा मैंने इसके बाद लगा दिया है। अब क्या हुआ, अब भी कोड जो है वो मेरे बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अच्छा, अब इसके अंदर आप थोड़ा सा परेशान ना हो कि यार इसके अंदर जो की है उसका नाम भी स्टेट है और जो अरे बनाया है उसका नाम भी स्टेट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसकी वजह यह है कि जो स्टेट का ये जो की है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये एक कांस्टेंट स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल जो है वो हमारा स्टेट के नाम से है। मैं कोई भी नाम रख सकता हूं, मैंने स्टेट रख दिया ताकि समझ में आए, लेकिन मैं स्टेट की जगह ST भी कर सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है ये एक वेरिएबल है स्टेट, और ये जो है ये की है। की क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके बाद वेरिएबल हमने सेम रखा। लेकिन हमें पता है, आपको भी पता है कि हम एक नाम के 2 वेरिएबल जो है वो नहीं रख सकते। जब दोबारा हम उस वेरिएबल का नाम रखेंगे तो पुराने वाली वैल्यू जो है वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। तो लेकिन अभी यहां पर परेशान होने की जरूरत नहीं इस की के साथ। ये की एक स्ट्रिंग की है, ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि हमने जब इसको दोबारा चलाया तो आप देख सकते हैं यहां पे 3 कॉलम जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। पहला कॉलम जो है वो स्टेट का है, दूसरा एयर का है, तीसरा पॉपुलेशन का है और इसकी इंडेक्सेस भी क्रिएटेड है। अच्छा, अब यहां पर मैं जो हूं वो एक यहां पर ये मैं पूरी की पूरी जो है वो यहां पर डेटा की नाम की कमांड थी। यहां पर मैं इंडेक्सेस भी दे सकता हूं। अब देखते हैं क्या इस इंडेक्सेस से जो है वो एरर आ जाएगा या नहीं आएगा। मैंने इंडेक्स के लिए जो है वो एक अरे इस्तेमाल किया है, उसको मैंने दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, कितनी है भाई, 5 है, तो हमें 6 चाहिए क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ थोड़ा सा हम किताब से ज़रा वेरिएशन कर रहे हैं। किताब में नहीं है, किताब में जो है वो डेटा तक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक इंडेक्स लगा दी और इसको हम रन कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो डेटा की जो इंडेक्स है वो चेंज हो गई है। पहले वो न्यूमेरिक इंडेक्स थी और अब वो नॉन न्यूमेरिक हो गई है। तो मेरे पास दोनों चॉइसेस हैं। मैं जो हूँ वो इंडेक्स के बगैर भी चला सकता हूँ और इंडेक्स के साथ भी चला सकता हूँ। अगर मेरे पास चॉइस है, अगर मैं चाहूं तो इंडेक्स इस्तेमाल करूं और अगर मैं चाहूं तो इंडेक्स इस्तेमाल ना करूं। यह हमें याद रखना है कि अगर हम इंडेक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वहां पर 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 इंटीजर इंडेक्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी जो 0 से स्टार्ट होगी। और अगर हम इंडेक्स अपनी देंगे तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम इंडेक्स उतनी ही दें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं। हम जो है वो इंडेक्सेस जो है वो कम कर रहे हैं। यहां पर हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है और एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने सिर्फ 3 इंडेक्सेस दिए हैं जबकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो 6 हैं। और इसको हम चला के देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देख सकते हैं यहां पर एरर आ गया क्योंकि हमने इंडेक्सेस कम दी हैं। तो यहां पर आप हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी वैल्यूज हैं उतनी आपको इंडेक्स देने की जरूरत है। जैसे ही हम इसको पूरी इंडेक्सेस देंगे हमारे पास, तो कभी भी आप भी देखें अगर आप इंडेक्स दे रहे हैं तो इंडेक्स देते वक्त आपको एक ख्याल रखना है कि आपका जो इंडेक्सेस हैं उनके नंबर्स, यानी जितनी इंडेक्सेस हैं उतनी ही वैल्यूज होनी चाहिए, यानी जितनी वैल्यूज हैं उतने ही इंडेक्सेस भी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडेक्सेस डिफरेंट हो
नंबर्स में और वैल्यूज डिफरेंट हो, ना कम ना ज्यादा। इसके अंदर मैं ये भी आपको एक्सपेरिमेंट करा देता हूं कि अगर मैं एक वैल्यू ज्यादा दे दूं तो क्या होगा। अच्छा, देख सकते हैं कि हमारे पास एरर आ गया है। इसको मैं जो हूं वो इंडेक्स लंबी हो रही है तो मैं इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूं ताकि ये स्क्रीन के ऊपर आ जाए। अच्छा देखिए, ये एक आपको एक एरर दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, क्योंकि इसके आखिरी में हमने ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ, अब हमने ब्रैकेट लगा दिया है। तो ये देखें एक वैल्यू एरर दे रहा है हमें। यहाँ पे देखें एरर भी पहचानने की कोशिश करें। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इंडेक्स जब कम की जब भी और इंडेक्स जब ज्यादा की तब भी मेरे पास जो एरर आ रहा है वो है वैल्यू एरर। यहाँ पर देखें मैंने इंडेक्स जो है वो कम की तो भी मेरे पास वैल्यू एरर आएगा और इंडेक्स बढ़ा दी तब भी मेरे पास वैल्यू एरर आएगा। तो मुझे ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास इस तरह का वैल्यू एरर आ रहा है तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि या तो आपकी इंडेक्सेस जो है वो वैल्यू से कम है या इंडेक्सेस वैल्यू से ज्यादा है, दोनों का मैच होना जरूरी है। अगर आपको कभी भी ये गड़बड़ लगे कि यार इंडेक्स कम है ज्यादा है तो आप उसका आसान तरीका है कि आप इंडेक्सेस हटा दें, आप अपना डेटा फ्रेम जनरेट करें। जब आप डेटा फ्रेम सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा इसका मतलब है गड़बड़ जो है वो इंडेक्सेस में थी। फिर आप इंडेक्सेस के ऊपर काम कर सकते हैं कि भाई इंडेक्सेस के अंदर कहां पर क्या गड़बड़ मैंने कर दी है। तो जो भी आपकी इंडेक्सेस में गड़बड़ होगी उसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपके पास वैल्यू एरर आ रहा है तो आप ये देखें कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है, मतलब मिसाल के तौर पर मल्टीपल कॉलम्स है तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सही हैं और इंडेक्स जो है उसके अंदर उतनी ही वैल्यूज मौजूद हैं जितने आपके पास कॉलम की वैल्यूज हैं। अगर कम या ज्यादा होंगे तो गड़बड़ आ सकता है, आप इंडेक्स हटाएं, उसको चला के देखें, अगर सही चल जाए तो फिर दोबारा आप इंडेक्स लगा दें। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर जो है वो इंडेक्स जो है वो प्रॉपर कर रहा हूं, जैसे मैंने इंडेक्स और वैल्यूज बराबर की मेरे पास रिजल्ट जो है वो अच्छा वाला रिजल्ट आ गया। तो आपको यह भी ख्याल रखना है कि इंडेक्सेस किस तरह करनी है। ठीक है, अगर कभी भी इंडेक्स की वजह से गड़बड़ हो रहा तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही आसान काम है, इंडेक्स को हटा देंगे। इंडेक्स हट गई, न्यूमेरिक इंडेक्स आ गई। अब आप क्या करेंगे, इंडेक्स लगा देंगे। अगर आपको लगता है कि यार अब गड़बड़ सही हो गई है तो आप इंडेक्स सही करें और लगा दें। तो आपके पास ये चॉइस है कि आप जो है वो ये जो डेटा फ्रेम का डेटा है ये जो है वो मल्टीपल लाइंस में भी लिख सकते हैं और एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो आप ये देखें इसमें जो गड़बड़ होगी, जो मसले मसाइल होंगे, सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी गड़बड़ जो है वो एक ही होगी कि कहीं पर आप कॉमा लगाना भूल जाएंगे, कहीं पे आप कॉलन लगाना भूल जाएंगे, कहीं पर ब्रैकेट लगाना भूल जाएंगे। तो ये एक मसले हैं जो होंगे शुरू में, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब भी कोई एरर आएगा तो आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि कॉन्फिडेंटली आपके जहन के अंदर ये बात क्लिक होगी कि यार मैं कहीं ना कहीं पे कॉमा या कॉलन लगाना भूल गया हूं। अगर कॉमा या कॉलन लगाना भूल गए हैं तो आपके पास इस तरह की कोई गड़बड़ हो सकती है। जैसे मैं यहां पर देखें, मैं यहां पर ऊपर भी एक कॉमा लगा रहा हूं, नीचे भी, और अब इसको चला रहा हूं तो आप देखेंगे ये बता रहा है कि भाई आपने कॉमे के पास ही एरर है, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। अब आपका एरर खत्म हो गया। ठीक है जनाब, तो आगे चलते हैं, एक नया सेल लेते हैं और एक नया सिनेरियो लेते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है। अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हमें पूरा अपना पूरे फ्रेम को जो है वो उसका आउटपुट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, हम फ्रेम डॉट हेड से भी काम चला सकते हैं। ठीक है, फ्रेम डॉट हेड का फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो वैल्यूज है उसके अंदर से टॉप 5 जो है वो प्रिंट कर देता है। फ्रेम डॉट हेड का जो फंक्शन है
वो कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम क्या है ये आपको याद रहेगा ना, ये फ्रेम जो है ये एक हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, ये हमारे डेटा फ्रेम है। हमने यहां पर देख सकते हैं, ये यहां पर एक हमने डेटा फ्रेम बनाया था, उसका नाम रखा था फ्रेम। तो हमें याद रखना है कि डेटा फ्रेम का नाम कुछ भी हो सकता है जो आपको याद रहे, जो आपके लिए आसान हो। मिसाल के तौर पर आप जो है मैं कोशिश करता हूं, जो मेरा नॉर्मली तौर पे जब मैं काम कर रहा होता हूं तो मैं ये कोशिश करता हूं कि जब भी मैं किसी डेटा फ्रेम का नाम रखूं तो उसके आखिर में डेटा डीएफ जरूर लगा देता हूं, ताकि मुझे पहचान रहे कि हाँ ये डेटा फ्रेम ही है, कुछ और तो नहीं है, ये कोई नमपाई का अरे नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप डिक्शनरी और अरे और डेटा फ्रेम साथ साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि आखिरी में या शुरू में कहीं ना कहीं डीएफ लगा देता हूं। दूसरी चीज़ ये है कि जो डेटा होता है मैं उसी हिसाब से जो है वो अपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नाम रखता हूं। मिसाल के तौर पर ये डेटा जो है वो स्टेट और पॉपुलेशन का है, तो मैं इसका नाम रख सकता हूं पॉपुलेशन या पीओपी या स्टेट पॉप, ठीक है। तो मेरे ऊपर है, मेरी चॉइस है। यहां पर फ्रेम लिखा हुआ है किताब में, मैं इसको चेंज कर सके स्टेट पीओपी डीएफ, स्टेट पॉप डीएफ के नाम का जो है वो मैंने यहां पर स्टेट पॉप डीएफ के नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। इसके अंदर आपका डेटा फ्रेम का सारा डेटा मौजूद है, ये आपका डेटा फ्रेम मौजूद है। यहां पर बाज लोग जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं टाइपिंग करते वक्त कि वेरिएबल के नाम छोटे छोटे रखें। मिसाल के तौर पे डीएफ, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी तो आप छोटे छोटे नाम रख सकते हैं, लेकिन जब आप बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर 2 या 3 या 4 जो है वो डेटा फ्रेम इस्तेमाल हो रहे होंगे, या आपके प्रोग्राम में और भी बहुत सारे काम हो रहे होंगे, मशीन लर्निंग हो रही होगी, प्री प्रोसेसिंग के साथ पोस्ट प्रोसेसिंग हो रही होगी, डेटा को विजुलाइज भी करना होगा, तो वहां पर जितना ज्यादा मीनिंगफुल नेम होगा, अभी तो ये नाम काफी बड़ा लग रहा है, उसको टाइपिंग करने में आपको मसला शायद महसूस हो रहा हो, लेकिन जितना ज्यादा कंप्लीट नाम होगा आपके ऑब्जेक्ट वेरिएबल का उतना ही आपको फायदा होगा। तो इस तरह जो है वो आप नाम रख सकते हैं। अब अगर मैं फ्रेम डॉट हेड लिख करके इंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये डेटा अभी भी दिखा रहा है। मैं इसको चेंज कर रहा हूं और यहां पर भी चेंज कर रहा हूं। ठीक है जी, तो ये आपका डेटा जो है यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आ गया है। मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, पहले फ्रेम था, अब स्टेट अंडरस्कोर पॉप अंडरस्कोर डीएफ कर दिया है। तो मैंने आपको बताना चाह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि नाम हम वही रखें जिसके अंदर आपको वैल्यूज जो है वो अच्छा। इसके अंदर देखें एक और बात जो हमें करनी है, अच्छा अब यहां पर एक जो चीज हमें समझनी है कि बाज़ औक़ात हम कॉलम्स के नाम दे सकते हैं। हमारे पास जो कॉलम है उनके जो नाम हैं वो कहां से आ रहे हैं? हमारे पास कॉलम के नाम, हमारे पास कॉलम के नाम आ रहे हैं इस डेटा की डिक्शनरी से। ये जो आप मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, इस डेटा की डिक्शनरी के अंदर से, जो डेटा है ये असल में एक डिक्शनरी है ना, तो इस डेटा की डिक्शनरी के अंदर से मेरे पास जो है वो नाम आ रहे हैं, जो कीज हैं वही कॉलम के नाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसमें पहला नाम कौन सा है? स्टेट है, एयर है और पॉप है। मेरे पास ये चॉइस है कि मैं कॉलम की पोजीशन चेंज कर दूं जब मैं अपना डेटा फ्रेम बना रहा हूं। पहले हम जब कॉलम की पोजीशन बना रहे थे तो हमने क्या, जो उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट था, डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या था कि सबसे पहले जो थे वो उसके अंदर स्टेट था, फिर एयर था और फिर पॉपुलेशन थी। ये 3 कॉलम की अरेंजमेंट थी। मैंने क्या किया, उस कॉलम की अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। पहले मैंने कहा कि भाई मुझे अपने डेटा फ्रेम में सबसे पहले एयर चाहिए, फिर स्टेट चाहिए, फिर मुझे जो है वो पॉपुलेशन चाहिए। और उसके बाद मैंने जब प्रिंट किया तो मैंने देखा कि मेरी जो कॉलम की अरेंजमेंट है वो मैं अपने हिसाब से भी कर सकता हूं। तो इसमें हमारे पास ये चॉइस है। इस बात से हमें ये पता लगा कि हमारे पास ये चॉइस है कि हम भी किसी भी डेटा सोर्स से जब डेटा उठा के ला रहे हो
तो हम और जब नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हो तो उस डेटा फ्रेम को क्रिएट करते वक्त हम बड़े आराम से उसके जो कॉलम्स हैं उनको हम रीअरेंज कर सकते हैं। हम पुराने कॉलम्स की अरेंजमेंट की और जरूरी नहीं है, हम आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी जो डेटा सोर्स था, जो डिक्शनरी थी, उसके अंदर पहला कॉलम था स्टेट, तो डिफॉल्ट जब हम उसको नहीं बताएंगे डेटा फ्रेम को तो वो क्या करेगा, सबसे पहले स्टेट को एज अ पहला कॉलम लेगा, एयर्स को दूसरा और पॉपुलेशन को तीसरा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो अपने कॉलम की पोजीशंस जो हैं वो डेटा फ्रेम बनाते वक्त चेंज कर सकता हूं, जैसे मैंने अभी यहां पर देखें किया है। पहला मेरा कॉलम एयर्स है, फिर स्टेट है और फिर पॉपुलेशन है, और यहां पर उसका रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल जो है वो हम किताब की उठा रहे हैं। इसके अंदर हम वही सेम डेटा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वही डिक्शनरी का डेटा है जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमने क्या गड़बड़ की हुई है, हमने इसमें क्या किया, एक नया कॉलम ऐड करा दिया है, उसका नाम क्या है, डेट। और हमने इंडेक्सेस जो है वो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं और 6 वैल्यूज हैं हर के अंदर। तो मैंने 6 के लिए जो है वो मैंने यहां पर इंडेक्सेस दे दिए हैं। पहले वाली जो हमने पहली वाली कमांड चलाई थी ये वाली, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैं डेटा भी बता रहा हूं, कॉलम भी बता रहा हूं, लेकिन मैं क्या नहीं बता रहा, इंडेक्स नहीं बता रहा। तो ये बात याद रखनी है, अगर डेटा बता दिया, कॉलम बता दिया या सिर्फ डेटा बता दिया तो इंडेक्स न्यूमेरिकल डिफॉल्ट में क्रिएट हो जाएगी जो 0 से स्टार्ट होगी। यहां पर हमने क्या कर रहे हैं इस वाली कमांड के अंदर, इस वाली कमांड के अंदर हमने 2 एडिशनल चीजें दी हैं, एक हमने इसको बताया है कॉलम और दूसरा हमने बताया है इंडेक्स। ठीक है, अब यहां पर हमने एक काम ज्यादा किया हुआ है, हमें पता है कि जो डेटा की जो डिक्शनरी थी, अगर आप इसको हम ऊपर जाके देखें, ये जो डेटा की डिक्शनरी है इसके अंदर हमारे पास कीज कितनी है, एक स्टेट, एयर और पॉपुलेशन। हमारे पास कितनी कीज है, स्टेट, पॉपुलेशन और एयर्स, सॉरी हमारे पास कितनी है, स्टेट, एयर और पॉपुलेशन, 30 की, 3 हमारे पास कीज है। इन 30 कीज से कितने कॉलम जनरेट होंगे, 3 कॉलम जनरेट होंगे। जबकि मैंने यहां पर कॉलम के नाम कितने दिए हुए हैं, यहां पे 3 दिए हुए, दैट्स फाइन। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं नाम कितने दे रहा हूं यहां पर, मैं यहां पर इस वाली कमांड में मैं कॉलम के नाम बता रहा हूं 4, जबकि डेटा जो डिक्शनरी की है मेरे पास उसके अंदर कॉलम की वैल्यूज कितनी है, 3। अब ये अगर मैं इसको साथ चला के देखूंगा तो आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, तो मुझे इसके अंदर वही करना पड़ेगा, फ्रेम टू डॉट हेड करना पड़ेगा। और जब मैंने हेड किया तो मैं देख सकता हूं कि मेरे पास एक चौथा कॉलम क्रिएट हो गया। अब ये चौथा कॉलम क्रिएट तो हो गया है, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो डेटा फ्रेम जो है वो कोई एरर शो नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, बजाय एरर शो करने के उस कॉलम की वैल्यूज जो है वो NaN कर देगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आखिरी कॉलम में जो डेट DABT वाला डेट कॉलम है उसके अंदर NaN की वैल्यूज आ रही हैं हर रो के क्रॉसपेंडेंस, हर रो के सामने NaN लिखा हुआ है, क्योंकि हमने डेट की वैल्यू नहीं दी थी। जो डेटा था उसमें 3 कॉलम्स थे, जबकि हमने यहां पर 4 कॉलम के नाम बताए। नाम हम 4 कॉलम के बता रहे हैं और डेटा हम दे रहे हैं 3 कॉलम का, तो वो क्या करेगा, NaN ही शो करेगा। ये बात समझ में आ रही है ना। ये बात सिनेरियो हो सकते हैं कि बाज़ वक़्त हम कोई कॉलम आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमने कॉलम पहले बता दिया लेकिन अभी उसकी वैल्यू नहीं दी, हम वो वैल्यू जो है वो बाद में दे सकते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली तौर पर जो है वो गवर्नमेंट में क्या होता है कि 3 वैकेंसीज या 4 वैकेंसीज होती हैं, 3 लोग काम कर रहे होते हैं, एक बंदा नहीं काम कर रहा होता। तो यहां पर ये वाली सिचुएशन है। लेकिन यहां पर टेक्निकली तौर पर इसका रीजन जो है, ऐसे कॉलम्स देने का रीजन सिर्फ ये होता है कि हमारे पास कॉलम्स जो है वो आ गए हैं, हम इन कॉलम्स को बाद में फिल कर लेंगे। तो यहां पर जो डेट का कॉलम है हम इसको बाद में हम फिल कर लेंगे बाद में। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं। यहां पर देखें मेरे पास फ्रेम 2 का मैंने क्या किया, यहां पर फ्रेम 2 के साथ कॉलम्स लिखा। अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा जुपिटर नोटबुक के अंदर तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये मुझे इंडेक्स क्या बता रहा है, एयर, स्टेट, पॉप और डेट। ये वाली इंडेक्स से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये इंडेक्स का मतलब रो इंडेक्स नहीं है। ये इंडेक्स जो है ये हमें बता रहा है कि हम एक ऑब्जेक्ट है कॉलम के नाम का जिसको हम इंडेक्स कहते हैं। ये जो इंडेक्स है ये आपको बता रहे हैं इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, क्योंकि मैंने देखें यहां पर याद रखना है कि यहां पर मैंने कॉलम्स जो है
वो मांगे हैं डेटा फ्रेम के अंदर। तो मुझे जो है वो कॉलम बता रहा है एयर, स्टेट, पॉप और डेट, उनके ऑब्जेक्ट भी बता रहा है। इसमें इस वाले इंडेक्स से आपको परेशान नहीं होना। ये इंडेक्स जो है ये डेटा फ्रेम का इंडेक्स नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहां पर इंडेक्स लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब जो है वो डेटा चेंज हो गया। अब ये जो इंडेक्स दिखा रहा है, ये जो इंडेक्स है ये बता रहा है कि इसके अंदर इंडेक्स कौन सा मौजूद है। तो आपको ये नहीं देखना कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि यहां पर इंडेक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि यार ये इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर यहां पर इंडेक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमें ये देखना है कि हमने उससे मांगा क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं जुपिटर नोटबुक में जो सबसे आखिरी कमांड होती है उसका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर ये ऊपर वाला जो कॉलम है इसका जो है वो डेटा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ आखिरी वाले का प्रोड्यूस हो रहा है। तो आखिरी वाली कमांड जो मैंने इससे मांगी है वो है frame2.index। अगर मैं चाहता हूं दोनों प्रिंट हो तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूं, दोनों के सामने प्रिंट लगा देता हूं। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों को प्रिंट किया है तो दोनों चीजें प्रिंट हो रही हैं। अब इन दोनों चीजों को अगर हम प्रिंट करके देखें तो दोनों के आगे इंडेक्स लिखा हुआ है, लेकिन हमें यह पता है कि जो पहली कमांड है उसके अंदर हमने उससे कॉलम मांगे थे कि भाई हमें कॉलम बता दो, और दूसरी वाली कमांड में हमने उससे इंडेक्स ही मांगा था। लेकिन यहां पर आउटपुट में दोनों इंडेक्स लिखा हुआ है, इससे परेशान नहीं होना है। आपको ये चेक करना है कि आपने कमांड में इनपुट के तौर पर पैरामीटर कौन सा इस्तेमाल किया था। तो इसके अंदर हमने जो पहला पैरामीटर इस्तेमाल किया था पहले वाली कमांड के अंदर वो कॉलम्स था, और दूसरे वाली के अंदर हमने इस्तेमाल किया था वो इंडेक्स था। तो इस यहां पर ख्याल रखिएगा आपको, ठीक है, कि आप परेशान ना हो कि आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज जो मैं आपको, कि अभी तक हमने डेटा स्टोर किया था, अब हमें देखना है हम डेटा एक्सेस कैसे करेंगे। अभी तक हमने जो है वो डेटा फ्रेम में देखा कि हमने डेटा फ्रेम में डेटा स्टोर कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये देख रहे हैं कि डेटा फ्रेम से हम डेटा सिलेक्ट या एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। A column in a data frame can be retrieved as a series either by dictionary like notation or by attribute। ठीक है, हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं। अभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका मतलब क्या है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम इसको डिफरेंट तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्शनरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम को, और साथ साथ जो है वो एट्रीब्यूट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्शनरी टाइप का क्या होगा, कुछ याद आ रहा है? डिक्शनरी, जब हम, आपको याद होगा कि अगर हमारे को डिक्शनरी थी, याद होगा अभी हमने एक डिक्शनरी बनाई थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था डेटा। अच्छा जी, इसको ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, इसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक डिक्शनरी बनाई थी, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि डिक्शनरी लाइक नोटेशन क्या होती है। डिक्शनरी लाइक नोटेशन का मतलब ये होता है, हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है, ये देखें, ठीक है, डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, ये हमारी डिक्शनरी। इसमें डिक्शनरी लाइक नोटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेप्ट करना है तो आप डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और की का नाम बता देंगे। ये तरीका है डिक्शनरी लाइक नोटेशन। यानी कि मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे इस डेटा में से कुछ चीजें एक्सेस करनी है तो सबसे पहले मैं डिक्शनरी का नाम लिखूंगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और की का नाम बता दूंगा। की हमारे पास कौन सी थी? स्टेट। अब मैं यहां पर की का नाम बता रहा हूं। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं प्रिंट हटा देता हूं यहां से। अब आप देख सकते हैं कि ये डिक्शनरी लाइक नोटेशन है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, डेटा का मतलब डिक्शनरी का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और की का नाम बता दिया। अब क्या होगा, इस की से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज होंगी मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी एज आउटपुट। ये वाला तरीकेकार को हम कहते हैं डिक्शनरी लाइक नोटेशन। ठीक है, पेंडास के डेटा फ्रेम के लिए भी हम जो है वो डिक्शनरी लाइक नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा। हमारा डेटा फ्रेम का नाम
दो डेटा फ्रेम हमने अभी तक बनाए हुए हैं। एक का नाम है बड़ा सा state_pop_df और दूसरे का नाम है frame2। तो क्योंकि दूसरे का नाम छोटा है तो मैं उसको यूज कर लूंगा frame2, और frame2 के साथ मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मैं उसके जो कॉलम्स हैं उसका नाम रखा दूंगा। उसका कॉलम का नाम है ईयर का नाम मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो डेटा फ्रेम की, अच्छा पहले वाला डिक्शनरी थी, इसको मैंने बंद कर दिया। अब मेरे पास जो है वो यहां पर मैंने frame2 लिखा और ईयर का नाम, ये डिक्शनरी लाइक नोटेशन है जिसके जरिए मैं अपनी किसी भी वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकता हूं। तो आप ये देख सकते हैं, आपने कौन सा कॉलम मेरे पास आ रहा है इस वक्त, ईयर का। अगर मुझे स्टेट वाला कॉलम चाहिए तो मैं स्टेट का नाम लिख सकता हूं। ठीक है, तो जनाब ये वाला कौन सा तरीकाकार है, यहां मैं लिख देता हूं। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे लिख दिया है कि भाई अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है अपने डेटा फ्रेम के किसी कॉलम का, तो उसके लिए डिक्शनरी लाइक नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करें, एट्रीब्यूट स्टाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट स्टाइल क्या क्या हो सकता है, frame2.stat। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एट्रीब्यूट लाइक। इसके अंदर देखें मैंने frame2 लिखा, उसके बाद डॉट लगाया और डॉट लगाने के बाद स्टेट का लगा दिया। तो अब क्या होगा, मेरे पास स्टेट का डेटा जो है वो आउटपुट के तौर पर आ गया है। ये एट्रीब्यूट लाइक है। जो ऊपर वाला था, ये वाला तरीकेकार जो है वो स्टेट लाइक है, और नीचे वाला क्या है, एट्रीब्यूट स्टाइल है। दोनों तरीके हम यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हो और जिस सिचुएशन में जो आपको ज्यादा सूट कर रहा हो वो वाला तरीका इस्तेमाल करें। दोनों तरीके आपको बता दिए गए हैं किताब के अंदर भी और यहां पर भी, कि आप एक जो है वो स्टेट कर भी कर सकते हैं और एट्रीब्यूट वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट वाला समझ में आ रहा है ना। एट्रीब्यूट, इससे पहले मैंने आपको शायद पाइथन के अंदर जब मॉड्यूल 2 पढ़ रहे होंगे तो आपने जो है वो क्लासेस में और बहुत सारी जगहों पे बताया था कि क्लास के अंदर एक क्लास का नाम होता है, उसके बाद उसके एट्रीब्यूट होते हैं और फंक्शन होते हैं। जब हमें फंक्शन इस्तेमाल करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके बाद दो ब्रैकेट लगा देते हैं, राउंड ब्रैकेट, तो वो फंक्शन बन जाता है। इसको हम क्लास का मेथड कहते हैं। और अगर हमें क्लास का एट्रीब्यूट एक्सेस करना हो तो हम अभी हमने थोड़ी देर पहले और भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए थे। मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि ये frame2 का एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम क्या है, कॉलम्स। ठीक है, तो ये एक बिल्ट इन एट्रीब्यूट था। हमने क्या किया, यहां पर frame2 का स्टेट लिखा है, ये स्टेट भी एक एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो दोनों चॉइसेस हैं हमारे पास, कि हम जो है वो एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एट्रीब्यूट स्टाइल से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और साथ साथ डिक्शनरी लाइक नोटेशन से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे मूव ऑन होते हैं। अब देखें यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कॉलम की जो है वो इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे मैंने 1 लिखा है,
अच्छा, तो यहां पर देखें, डेटा एक्सट्रैक्ट करने का एक और तरीका भी हो सकता है, और वो तरीका ये है कि मैं LOC का फंक्शन या मेथड जो है वो इस्तेमाल करूं। LOC का जो मेथड है उसके अंदर मैं इनपुट बता सकता हूं। इनपुट के अंदर देखें, यहां पर मैंने बताया है 1 बताने से क्या हो रहा है कि जो 1 वाली इंडेक्स है, अब मुझे यहां पे थोड़ा सा दोबारा आप लोगों को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यहां पे आप देख सकें, यहां पर देखें एक 1 वाली इंडेक्स है, उसमें ईयर है 2000। यहां पर देखें 1 वाली इंडेक्स है, इसमें ईयर है 2000, स्टेट है ओहायो की, और पॉपुलेशन है 1.5। ये वाली इंडेक्स में इस्तेमाल कर रहा हूं। इसका जो इंडेक्स का लेबल है वो क्या है? 1। यहां पर जो इंडेक्स का लेबल है वो क्या है? 1। तो मैंने क्या किया है, यहां पर इसी चीज को यहां पर इस्तेमाल किया है। अब ये देखें, यहां पर frame2.loc लिखा, यानी लोकेशन लिखा, या जो भी इसका हम इसको, यहां पर मैंने frame.loc का फंक्शन लिखा, ठीक है जी। तो यहां पर जो है वो, और उसके अंदर मैंने इंडेक्स बता दिया। जब मैंने इंडेक्स बताया तो उसने उस इंडेक्स का सारा डेटा, यानी उस पूरी रो का सारा डेटा जो है वो मुझे दिखा दिया है। तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर वो बता रहा है स्टेट जो है वो ओहायो है, पॉपुलेशन 1.5 है, ईयर जो है वो 2000 है, और डेट जो है वो NaN है, क्योंकि डेट के अंदर अभी तक हमने डेटा स्पेसिफाई नहीं किया था। अच्छा, तो इसके अंदर सिर्फ फर्क क्या है कि जब मैं इसके अंदर रो दे रहा हूं तो ये मुझे रो के स्टाइल में रिटर्न नहीं कर रहा, बल्कि कॉलम के स्टाइल में कर रहा है। पहले वाले कॉलम के अंदर ये हमें बता रहा है कि कीज कौन कौन सी हैं, यानी उनके लेबल्स कौन कौन से हैं, और दूसरे वाले कॉलम में बता रहा है कि उनके अंदर वैल्यूज कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं 2 लिख दूंगा, जैसे ही मैं 2 लिखूंगा ये मेरे 2 की इंफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा। अगर मुझे यहां पर, ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको कि अब हमारे पास यहां पर एक चॉइस है कि हम LOC करके, अभी तो हमने कॉलम देखे थे ना कि कैसे कॉलम सिलेक्ट करते हैं। अगर मुझे रो सिलेक्ट करनी है तो रो सिलेक्ट करने के लिए मैं लेबल्स बता दूंगा अपने इंडेक्स के। जब भी मैं इंडेक्स का लेबल बताऊंगा तो मेरी रो जो है उसका डेटा मुझे ले आएगा, लेकिन दिखाते वक्त वो क्या करेगा, वो मुझे एयर्स, स्टेट, पॉप और डेट, ये चारों कॉलम जो है, मतलब लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो मेरे कॉलम के नाम होंगे, और राइट साइड के ऊपर मेरे पास क्या होगा, उनकी वैल्यूज होंगी। इसको हम एक और तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम प्रिंट भी करें या डायरेक्ट प्रिंट कर लें तो आपको जो है वो रिजल्ट आपको पता लग जाएगा। हम बाज़ औक़ात जो है वो जुपिटर नोटबुक में प्रिंट की स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जुपिटर नोटबुक में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि जो आखिरी वेरिएबल का अगर आप सिर्फ नाम लिख दें या आखिरी फंक्शन का नाम लिख दें, जो आउटपुट है वो खुद ब खुद आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट में आ जाता है, लेकिन वो आखिरी वाला होना चाहिए। ठीक है, जबकि प्रिंट के अंदर अगर हम 4 प्रिंट लिखेंगे तो 4 आउटपुट आएंगे, लेकिन अगर हम 2 वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे तो जो आखिरी वाला होगा वो मेरे पास आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं अगर मैं यहां पे लिख दूं स्टेट POP df.head और उसके बाद लिखूं frame2.head, तो ये 2 चीजें जो है वो मैंने लिखी हैं। आउटपुट जो है वो आखिरी वाले का प्रिंट होगा, यानी कि फ्रेम, अब ये देखें मेरा प्रिंट जो था वो तो प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट दी, प्रिंट करता आउटपुट आएगा ही आएगा। लेकिन 2 डेटा मैंने दिए थे, एक था पहला वाला डेटा फ्रेम स्टेट अंडरस्कोर पॉप अंडरस्कोर df का हेड, और उसके बाद जो था वो था फ्रेम डॉट हेड। तो जो आखिरी वाला जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, उससे पहले वाला नहीं हो रहा। तो अगर आपको मल्टीपल आउटपुट जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले कराने हैं तो आपको ये वाली बात याद रखनी है कि उसको फिर प्रिंट फंक्शन के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रिंट फंक्शन के बगैर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां पर आखिरी स्टेटमेंट भी किए, तो सबसे आखिरी स्टेटमेंट का आउटपुट प्रोड्यूस होगा, इसके अलावा वो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होगा। ये जो सिचुएशन है ये डिक्शनरी के साथ ही होती है। अगर आप डेटा फ्रेम के अंदर कोई एरे से वैल्यू लेकर आना चाहें या कोई और तरीके से वैल्यू लेकर आना चाहें तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी वैल्यूज और आपकी जो इंडेक्सेस हैं और आपके कॉलम्स हैं वो सेम होना चाहिए। लेकिन जब हम डिक्शनरी से डेटा लेकर आ रहे होते हैं तो हमें एक स्पेशल चॉइस मिलती है कि हम डिक्शनरी से डेटा लाते वक्त कुछ मजीद कॉलम के नाम भी दे दें। वो जो मजीद कॉलम के नाम जो है वो आपके डेटा फ्रेम में एज अ नल वैल्यू जो है वो कॉलम ऐड हो जाएंगे, उनकी जो वैल्यूज हैं वो नल होंगी,
और उनके नाम जो है वो असाइन हो जाएंगे। किसी और तरीके में अगर हम एरे वगैरह से डेटा ला रहे हो तो ये आपको ये प्रॉब्लम रहेगी इसमें। इसके बहुत रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि डिक्शनरी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था की और कॉलम्स जो है वो दोनों चीज़ें होती हैं, तो वो एक इंटरनल डेटा फ्रेम बन करने के बाद उसको मर्ज कर लेता है। तो होता ही है कि अगर आपके पास एक डेटा फ्रेम बन गया, बाद में उसमें मजीद कॉलम आप मर्ज कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन जब एरे वगैरह से लेकर आ रहे हो तो उस वक्त क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, तो वो ये एक थोड़ा सा मसला है। इसको अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन जैसे ही जैसे आप डेटा फ्रेम में आगे चलते जाएंगे और पैंडास की एक्सरसाइज प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोबारा हम स्क्रीन के ऊपर आते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम बना लिया और इसकी हमने डेटा फ्रेम की लेंथ भी पता कर लिया। अब यहां पर जो है मैं इसको सबसे पहले जो है डेटा फ्रेम को प्रिंट कर रहा हूं। फ्रेम 2 हमने इसका नाम रखा है। अभी बाकी चीज़ें जो है वो हमें थोड़ा देखनी है, लेकिन अभी इसको हम हटा देते हैं और सिर्फ डेटा फ्रेम को हम प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, डेटा फ्रेम हमारा प्रिंट हो गया है और इसके अंदर एक कॉलम भी ऐड हो गया है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। और कॉलम की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसमें एक तरीकाकार ये भी है कि आप कॉलम के बाद में वैल्यू भी दे सकते हैं। मैंने इस मरतबा कॉलम की वैल्यू देने के लिए एक थोड़ा सा नया काम किया है, और वो नया काम क्या है कि एक नया एरे क्रिएट कर लिया है और जिसके अंदर वैल्यू होगी 1 से लेकर 5 तक की। 6 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब है 0 से लेकर ऑनवर्ड इसके अंदर वैल्यूज जो हैं वो इसमें चली जाएंगी। और इस एरे का नाम मैंने रख दिया है RNG। इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसमें प्रिंट क्या हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर देखें स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर देखें 0 से लेकर 5 तक की वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। मैंने अपने डेटा फ्रेम की लेंथ फंक्शन से लेंथ भी पता कर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो है वो ये पता है कि मेरे डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये लेंथ के जरिए मैं पता कर रहा हूँ। लिख भी देता हूं ताकि आपको याद रहे। अच्छा, फाइंडिंग नंबर ऑफ रोज इन डेटा फ्रेम। अब मेरे पास अगर लेंथ आ जाए या मुझे लेंथ पता लग जाए तो मैं अपनी लेंथ को किसी वेरिएबल में सेव भी कर सकता हूं। जैसे ln का एक वेरिएबल मैंने लिया है और इसके अंदर मैं जो हूं वो लेंथ सेव कर रहा हूं। ठीक है, अब लेंथ मेरी प्रिंट नहीं हुई क्योंकि मैंने लेंथ तो सेव कर ली है। और एक और काम मैं ये कर सकता हूं कि मैं यहां पर 6.0 लिखने की जगह मैं यहां पर ln की वैल्यू दे रहा हूं। अब क्या होगा, एक नया एरे क्रिएट तो होगा, लेकिन उसके अंदर जो रेंज होगी या नंबर ऑफ एरे जो होंगे वो हमारे कहां से आ रहे होंगे, इस वेरिएबल से आ रहे होंगे। और ये वेरिएबल अपना डेटा कहां से लेकर आ रहा है, इस len के फंक्शन से, जो कि डेटा फ्रेम से डेटा उठा के ला रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक ऐसा एरे क्रिएट किया है जिसकी नंबर ऑफ एलिमेंट डेटा फ्रेम के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो इससे यह होगा कि अगर हमारा डेटा फ्रेम कम भी हो जाए या ज्यादा भी हो जाए तो आपका जो ये एरे है इसके अंदर एलिमेंट भी कम ज्यादा होते रहेंगे। तो आपको परेशानी नहीं होगी कि भाई कहीं आपने हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने जो कॉलम था डेटा फ्रेम का उसके अंदर RNG की वैल्यू जो है वो असाइन कर दी है। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, अगर हम इसको चलाएं तो देखेंगे यहां पे थोड़ा सी कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो गई होगी क्योंकि प्रिंट मैंने 2 मरतबा किया है। तो अब सही है। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे फ्रेम 2 की जो वैल्यूज है उसमें 0 1 2 3 4 जो है वो आ रहा है। पहले जो है इसके अंदर NN की वैल्यू आ रही थी, अब इसके अंदर जो है वो वैल्यू सही से आना शुरू हो गई हैं। और इसके अंदर वैल्यूज कितनी है, जितनी, अब इसके अंदर मुझे ये एक बात याद रखना है कि अगर मैं इसमें वैल्यूज कम या ज़्यादा कर दूंगा तो मेरे पास एरर आ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें वैल्यू ज़्यादा कर दूं, 7 कर दूं, तो मेरे पास जो है वो एक एरर आ जाएगा और इसमें साफ साफ लिखा होगा
कि लेंथ ऑफ वैल्यू डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स। तो ये वैल्यू मैच होना ज़रूरी है, और वैल्यू मैच करने के लिए हम पहले से ही जो है वो एक ट्रिक या एक जुगाड़ जो है हम लगा चुके हैं कि हम लेंथ पता कर लेते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये चीज़ जो है वो श्योर हो जाएगी कि जब भी आपका एरे चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपका जो डेटा फ्रेम है वो चाहे छोटा हो या ज़्यादा हो, इसकी जो एरे की जो लेंथ है वो हमेशा डेटा फ्रेम के नंबर ऑफ रोज के बराबर होगी। ठीक है, तो अब हमने एक चीज़ तो पहले हमने सीखी थी कि किस तरीके से हम एक सिंगल रो पूरे के पूरे डेटा फ्रेम के एक कॉलम में डाल सकते हैं। एक ही वैल्यू है जहाँ पर देख लें, और वो सारे के सारे जगह पर रिटर्न हो गई। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि हम हर सेल के लिए अलग अलग वैल्यू ले लें। एक तरीका तो यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा आप जो है वो किसी और तरीके से एक कांस्टेंट वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जो आपका इसमें दिल चाहे आप जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है वो इस बात का ख्याल रखना है, या तो एक वैल्यू सारे एलिमेंट्स में डालनी है जैसा कि यहाँ पर किया है, या आपको उतनी ही वैल्यू देनी है अपने डेटा फ्रेम में जितनी उस डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज हैं। तो हमने यहां पर कर लिया। यहां पर लिखा हुआ भी है हमारे पास, रिमेंबर रखना है, हमें याद रखना है। पॉइंट टू रिमेंबर क्या है हमारे पास, इंसर्टिंग न्यू वैल्यूज नीड्स टू बी मैच इन लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही हमारे पास जो है वो वैल्यू हमें डालनी चाहिए। यहां पर इसको मैं अगर ये कर दूं, नंबर ऑफ इंसर्टिंग न्यू नीड्स टू बी मैच इन लेंथ ऑफ, भाई कहां चले गए, लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम। ये कुछ उल्टा हो गया है, मस्ट बी लेंथ मैच लेंथ ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, अब ये इंशाल्लाह सही हो जाएगा, ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने देख लिया। यहाँ पर आप देख लें, मैंने जो है एक सीरीज़ जो है वो भी एज ए इनपुट यहाँ पर लगाई है। इस मरतबा हमने क्या किया, एक सीरीज़ निकाली, उसके अंदर इंडेक्सेस भी थी। सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वट, और उसको हमने यहाँ पर डेटा फ्रेम के कॉलम की वैल्यू के तौर पर दे दिया। अब अगर हम स्क्रीन पर देख रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पर डेट नाम का कॉलम पहले से मौजूद है, उसमें वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। तो ये VAL कॉलम क्या करेगा, उन पुरानी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पर नई वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो इंडेक्सेस हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंडेक्स चेंज कर देता हूँ, यानी इसकी 1 की जगह जो है न्यूमेरिक वाला 1 लगा देता हूँ या कुछ और लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 0, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डेट की जो वैल्यूज़ हैं हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो डेट की वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर एक NaN आ गया है, क्योंकि 0 और 1 आपस में मैच नहीं हुए। ठीक है, तो उसने 0 को तो नहीं रखा, लेकिन NaN के लिए 1 के लिए NaN की वैल्यू डाल दी। अब मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपकी इंडेक्सेस जो हैं, जब हम किसी सीरीज़ को उठा के लेकर आ रहे हैं तो सीरीज़ की इंडेक्स और डेटा फ्रेम के अंदर पहले से मौजूद इंडेक्स आपस में मैच होना ज़रूरी है। ठीक है, इसको दोबारा हम देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जगह पर NaN आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर इंडेक्सेस 2 4 5 6 तो दी है, लेकिन 3 और 1 जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं दी। इसको देखते रहें। तो हमें एक बात याद रखनी है, अगेन रिमेंबर, इंडेक्स लेंथ मस्ट बी इक्वल टू वैल्यूज और डू नॉट प्रोवाइड इंडेक्स। यानी या तो जो है वो आप इंडेक्स की जो लेंथ है वो वैल्यूज की लेंथ के बराबर होनी चाहिए, या आप फिर इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करें। जब नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो डेटा फ्रेम, पैंडास का डेटा फ्रेम जो है वो खुद ही उसको इंडेक्स ऑटोमेटिक असाइन कर देगा, जो कि 0 से स्टार्ट हो रही होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरह जो है वो पैंडास के डेटा फ्रेम में डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, किस तरह हम पैंडास का डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं और समझते हैं कि इसमें हम मज़ीद क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो शायद आपने इस पिछली वीडियो में भी देखी होगी, मैं उसको वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम डिस्कस कर रहे थे आखिरी मरतबा किस तरीके से जो है वो कॉलम जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम कॉलम जो है वो उसका जो कॉलम की वैल्यूज़ जो हैं वो हम किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये चीज़ जो है वो हमने लिखी हुई भी है यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि कॉलम जो है वो मॉडिफाई हो सकता है असाइनमेंट के ज़रिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये मेरा जो डेट का कॉलम है उसमें अगर मुझे सब के सब डेट के कॉलम में कोई वैल्यू स्टोर करनी हो तो वो वैल्यू जो है वो मैं स्टोर कर सकता हूँ। यानी अगर एक सिंगल वैल्यू जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर, सिंगल वैल्यू जो है वो मैं डेट के कॉलम में स्टोर कर रहा हूँ, तो डेट के पूरे कॉलम में यही वाली वैल्यू 16.5 16.5 देख सकते हैं इस तरह, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगी। तो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप एक ही वैल्यू देते हैं पूरे के पूरे कॉलम के लिए, या अगर आप समझते हैं कि नहीं यार वैल्यू मुझे हर चीज़ के लिए अलग अलग देनी है, तो अब आपके लिए थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब आपको हर कॉलम के उस कॉलम के हर सेल के लिए वैल्यू अलग देनी होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें स्क्रीन के अंदर, एज़ यूजुअल अगर आप इस वीडियो से दोबारा अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सेल के अंदर मैंने वही काम किया है, यानी कि हमें ये काम करना है। मैंने आपको फिर याद दिला दूं कि हमें जब भी हम काम कर रहे होते हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर या अपने नमपाई के किसी प्रोग्राम के अंदर, तो उसमें हर मर्तबा हर जगह ये लिखना ज़रूरी नहीं होता। आप प्रोग्राम के शुरू में या नमपाई के या प्रोग्राम के शुरू में या जुपिटर नोटबुक के शुरू में ये एक मर्तबा ये आप लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे तो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद रहे। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप कोई नई जुपिटर नोटबुक स्टार्ट कर रहे होंगे या नया प्रोग्राम कर रहे हो तो ये भूल ना जाएंगे ये लाइब्रेरी जो है वो आपको स्टार्ट करनी है। आप इस सेल के अंदर देखें अगर हम, तो एक हमने एक हमने जो है वो एरे बनाया है जिसके अंदर जो है वो स्टेट के नाम का जो है उसका नाम रखा है, जिसका नाम हमने स्टेट रखा है। और दूसरा जो है वो हमने एक डेटा डिक्शनरी बनाई है जिसमें हम वैल्यूज़ के तौर पर ये जो कॉलम नज़र आ रहा है, ये जो एरे नज़र आ रहा है, इस एरे को हम एज अ वैल्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इसमें इस डिक्शनरी के अंदर एक तो ये वाला एरे ही इस्तेमाल कर लिया है, इसके अलावा हमने इस डिक्शनरी के अंदर दो मज़ीद वैल्यू भी इस्तेमाल की हुई हैं, ईयर और पॉप की। यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर हम किसी डेटा डिक्शनरी से वैल्यू डेटा फ्रेम में इंपोर्ट करते हैं तो जो डिक्शनरी की कीज़ हैं ये वाली स्टेट, ईयर और पॉपुलेशन यानी पॉप, ये तीनों के तीनों जो कॉलम है वो एज अ कॉलम लेबल यूज हो जाएंगे और इनके अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो वैल्यूज़ जो हैं वो कॉलम की वैल्यूज़ बन जाएंगी। यहाँ पर मैंने दो कॉलम की वैल्यूज़ ईयर और पॉप की वो एज अ एरे डायरेक्टली दे दी है, जबकि स्टेट वाले कॉलम की वैल्यू के लिए मैंने एक अलग से एरे बना लिया है। इस चीज़ से मुझे आपको ये याद दिलाना और ये मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को याद रखें कि आपकी जो भी डेटा फ्रेम की या डिक्शनरी की वैल्यू है वो डिफरेंट तरीक़ों से हम डेटा फ्रेम में लेकर आ सकते हैं। हम डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, हम डिक्शनरी की वैल्यू भी दे सकते हैं, और हमारे पास ये भी चॉइस है कि हम डिक्शनरी के अंदर भी किसी और एरे को डायरेक्ट कॉल कर लें, बजाय कि हम डायरेक्ट वैल्यू दें। डेटा फ्रेम पे आ रहे हैं, हमने एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, इसके अंदर हम डिक्शनरी को एज अ वैल्यू की सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कॉलम्स के लिए हमने यहां पर कॉलम्स के नाम दे दिए हैं एक एरे के फॉर्मेट में। 4 हमारे पास कॉलम्स के नाम हैं, जबकि हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो 3 है। यहां पर हमें यह बात याद रखनी है कि अगर हम किसी डिक्शनरी को एज अ सोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, यहां पर देखें डिक्शनरी हमारी जो है वो एज अ सोर्स है, तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कॉलम के नाम भी बता सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा कॉलम के जो नाम होंगे उनमें वैल्यू कोई भी नहीं होगी, वहां पर NaN या नल वैल्यू चली जाएगी।
तो जब मैं इस डेटा फ्रेम के लिए डिक्शनरी को एज अ डेटा सोर्स इस्तेमाल करूंगा तो 3 कॉलम और उनकी वैल्यूज तो डेटा फ्रेम में चली जाएंगी। चौथा, मैंने यहां पर एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया हुआ है डेट का, उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं होगी लेकिन कॉलम क्रिएट हो जाएगा।